ले रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक ये तार है, ये आपके पास क्या है, एक तार है। तो सीधी सी बात है, इस तार के अंदर करंट बहता है, इस तार के अंदर क्या बहता है, करंट। तो ये जो तार का जो रास्ता है जिसके अंदर ये करंट बहता है, इसको तो कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तार के अंदर जो करंट, जो विद्युत धारा बहती है, वो क्यों बहती है, वो इसलिए बहती है क्योंकि इसके अंदर चार्ज का फ्लो होता है, आवेश का फ्लो होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बताए थे। तो विद्युत धारा क्या होता है, एक प्रकार से आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब ये आवेश का अगर प्रवाह ही नहीं हो, अगर मान लो इस तार के अंदर अगर आवेश का प्रवाह ही ना हो, अर्थात ये आवेश शिथिल अवस्था में रहे इसके अंदर, तो क्या इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, तो इसका आंसर रहेगा नहीं। तो फिर इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर चार्ज कांस्टेंट है, स्थिर अवस्था के अंदर है, तो इसके अंदर करंट का फ्लो बच्चों कभी भी नहीं होगा। अब एक पॉइंट का ध्यान रखना, मान लो कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मान लो यहाँ पे 118 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 118 वोल्ट लिखा हुआ है, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये जो आवेश होता है ना, आवेश, ये मान लो यहाँ पे पॉजिटिव आवेश था और यहाँ पे नेगेटिव आवेश था मान लो, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आवेश था, तो इस आवेश का ही फ्लो होता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो जो आवेश का फ्लो होता क्यों है, वो इसलिए होता है बच्चों, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके 118 वोल्ट के ऊपर, 118 वोल्ट के ऊपर। इसका मतलब यहां पे भी 118 वोल्ट लिखा हुआ है, 118 वोल्ट यहां पे भी लिखा हुआ है। अगर ये दोनों जो इक्वल हो जाएंगे ना, तो इसके अंदर चार्ज का फ्लो कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब जो चार्ज का फ्लो होता है वो हमेशा इस विभवांतर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मैंने 125 वोल्ट लिख दिया और यहाँ पे 118 वोल्ट लिख दिया, अब इसके अंदर चार्ज का फ्लो होगा और चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। मतलब चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, और अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और अगर चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि उस तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। और जो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है वो होता I बराबर है Q मल्टीप्लाई बाई टी। I बराबर है Q मल्टीप्लाई बाई टी, मल्टीप्लाई नहीं है, Q डिवाइडेड बाई टी आएगा। ये I बराबर है Q डिवाइडेड बाई टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। I का मतलब होता है एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर। और जो Q होता है इसको कहते हैं चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की होती है सेकंड। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को कहते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है बच्चों वो एम्पियर होती है, और इलेक्ट्रिक करंट को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है एमीटर। 2 बार बता चुका हूं मैं इसके बारे में आपको। एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मापने का यंत्र होता है, और इस एमीटर को हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, सीरीज क्रम में लगाया जाता है। और इस विद्युत धारा में जो एमीटर होता है इसका जो रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जब कम होगा तभी तो हम इसके अंदर करंट को माप पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट का फ्लो क्या होता है बच्चों, ज्यादा। तो ये किसके बारे में था, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में था। इसी के ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल अभी आप लोगों को फेसबुक के ऊपर डाला था। वो क्या क्वेश्चन था कि 4 म्यू एम्पियर आवेश है कोई, 4 म्यू एम्पियर आवेश
8 मिनट में 8 मिनट तक किसी धातु के तार में स्थिर अवस्था में रहता है। 4 म्यू एम्पियर आवेश 8 मिनट तक किसी धातु के तार में स्थिर अवस्था में रहता है। तो पूछ रहा है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा। इसके अंदर विद्युत जो धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो कितना होगा। 4 म्यू एम्पियर, ये कूलम आएगा, सॉरी, चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कूलम। 4 म्यू कूलम आवेश 8 मिनट तक किसी धातु के तार में स्थिर अवस्था में रहता है, तो इसके अंदर विद्युत धारा कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे इसका मतलब ये है, देखो ये पॉइंट जो ना स्थिर अवस्था का मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो कांस्टेंट अवस्था में है। अब अगर चार्ज किसी तार के अंदर कांस्टेंट अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा, इसका मतलब इस तार के अंदर चार्ज का अगर फ्लो ही नहीं होगा तो इसके अंदर करंट का फ्लो भी नहीं होगा। इसलिए अगर यहाँ पे विद्युत धारा पूछी जा रही है तो विद्युत धारा क्या होगी, 0, क्योंकि विद्युत धारा का इसके अंदर प्रवाह ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज किस अवस्था में यहाँ पे कांस्टेंट अवस्था के अंदर है, स्थिर अवस्था के अंदर है। मेरे ख्याल से विद्युत धारा के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। अब देखो बच्चों, यहीं से मैं आप लोगों को अब कुछ डायमेंशन फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूले। सबसे पहले आप लोग आ जाओ इंपॉर्टेंट के ऊपर, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पावर को, या इलेक्ट्रिक पावर से पहले हम विद्युत विभव और विभवांतर दोनों के सेम फॉर्मूले होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हो विद्युत विभव के बारे में, तो विद्युत विभव का डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो विद्युत विभव का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, वो कितना होता है, W डिवाइडेड बाई Q। W का मतलब होता है वर्क डन और Q का मतलब होता है चार्ज। इसका मतलब इज इक्वल टू क्या होता है, ये वोल्ट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होती है, वोल्ट, और इसका फॉर्मूला होता है W डिवाइडेड बाई Q। W का मतलब होता है वर्क डन और Q का मतलब होता है चार्ज। अब यहां से Q के बारे में हमें पता है कि Q क्या होता है, Q होता है I मल्टीप्लाई बाई T। Q क्या होता है, I मल्टीप्लाई बाई T। अभी हमने पढ़ा भी था ये फॉर्मूला। I के लिए डायमेंशन I के लिए होता है एम्पियर और टाइम के लिए होता है सेकंड। करंट की इकाई एम्पियर, टाइम की इकाई सेकंड। इसका मतलब ये जो Q है, यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां पे एम्पियर मल्टीप्लाई बाई सेकंड लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, Q की वैल्यू आपने क्या लिख दी, एम्पियर मल्टीप्लाई बाई सेकंड। अब ये जो W है ना, W को कहते हैं वर्क डन। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्क का फॉर्मूला होता है। मतलब अगर कोई वस्तु है, अब अगर उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और वो अपनी जगह से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब आपने वर्क किया है। लेकिन अगर आपने इस दीवार के ऊपर या इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया और ये किसी प्रकार से भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने वर्क जो किया वो 0 किया एक प्रकार से। अब फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये जो W की वैल्यू वो ये है। अब हम यहाँ पे फोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है। फोर्स होता है मास गुणा में एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के लिए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बटे में टाइम। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। और वेलोसिटी का भी फार्मूला होता है तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखोगे, मीटर, और टाइम के लिए क्या लिखोगे, सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को, दूरी को, दोनों को मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में। तो इसका मतलब इस v की वैल्यू क्या है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इस v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। ये तो v की वैल्यू हो गई और t ऑलरेडी हो गया तो मल्टीप्लाई में s और हो गया। इसका मतलब पूरे के पूरे v बटे t की वैल्यू क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही तो मैंने लिखा था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और द्रव्यमान के लिए क्या होता है किलोग्राम। इसका मतलब ये फोर्स की यूनिट क्या हुई आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूंगा किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अब बच गया डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक और मीटर लिख दूंगा, तो टोटल इकाई क्या बन जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस वर्क की पूरी इकाई क्या होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अब इस वाली वैल्यू को मैं लिख दूंगा यहाँ पे इस वर्क की जगह पे, तो इस वर्क की जगह पे अगर मैं इस वैल्यू को लिखूंगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड की क्यूब हो जाएगा, सेकंड की क्यूब। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये यूनिट बन जाएगी किसकी विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर मल्टीप्लाई बाय एस की क्यूब। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूले में आपको पता है, हमेशा याद रखना बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूले में किलोग्राम के लिए लिखते हो m और लेंथ मीटर के लिए लिखते हो l और समय के लिए लिखते हो t और एम्पियर के लिए लिखते हो, चाहे तो एम्पियर लिख लो चाहे I लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये लिखते डायमेंशन फॉर्मूले बनाने के टाइम पे, अब यहाँ पे किलोग्राम के लिए क्या लिखेंगे आप लोग m, मैंने लिख दिया m। मीटर के लिए क्या लिखो है L, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा L स्क्वायर। समय के लिए क्या लिखते हो T, तो समय के लिए जब T लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा T की क्यूब। और एम्पियर के लिए क्या लिखते हो एम्पियर A, तो इसका ये क्या हो जाएगा ML2T, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का 3 और एम्पियर का क्या हो जाएगा एम्पियर माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ये डायमेंशन फार्मूला किसका बन जाएगा विद्युत विभव का। विद्युत विभव का डायमेंशन फार्मूला ML2T-3 एम्पियर माइनस 1। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले आपने विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता है आपके पास विद्युत विभव का होता है W डिवाइडेड बाय Q, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और इस तरीके से कंप्लीट आ जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं वो पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। देखो ये दोनों डायमेंशन फॉर्मूले तो सेम होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को एक पढ़ लो, दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर चार्ज की बात करते हैं, केवल चार्ज की, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था मैंने, Q बराबर है I मल्टीप्लाई बाई T। I मल्टीप्लाई बाई जो T होता है ये किसका होता है चार्ज का फॉर्मूला होता है। तो I के लिए क्या लिखते हो एम्पियर और टाइम के लिए क्या लिखते हो सेकंड, तो ये इसका क्या बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, और इसको इज इक्वल टू लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो कूलम, मतलब चार्ज की एक यूनिट क्या होती है कूलम, और ये भी एम्पियर मल्टीप्लाई सेकंड, ये भी चार्ज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पे है वो आपके पास इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने के लिए आप लोगों को देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला मैंने आपको कल बताया था, I मल्टीप्लाई बाई क्या होता है V। I का मतलब करंट और V का मतलब यही होता है विद्युत विभव या पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब होता है। तो I के लिए तो आप लोगों को एक ही इंपॉर्टेंट है, बस एम्पियर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस V का भी मैंने आप लोगों के सामने निकाल के दिखाया था, V का भी निकाल के दिखाया था, एक बार फिर निकाल के मैं आपको देख लेना वो कैसे क्या सिस्टम है। तो इसका क्या बना था आपके पास, इसका बना था किलोग्राम मीटर स्क्वायर टाइम -3 और एम्पियर -1, ये बना था आपके पास। ठीक है, तो ये एम्पियर -1 का मतलब है, तो इसका डिवाइडेड बाय एम्पियर था, तो इस एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर और टाइम -3। किलोग्राम के लिए m लिख दो और मीटर के लिए l स्क्वायर लिख दो, टाइम का है t-3। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ML2T-3। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, अब बचता है आखिरी, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था विद्युत धारा। विद्युत धारा को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या था, जैसे आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है I मल्टीप्लाई बाई T,
तो यहाँ पे अगर आप लोगों को आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, क्यू के लिए मैंने आपको बताया था सारा का सारा, टी के लिए भी बताया था, इसका आप लोग खुद निकाल के देख लेना, निकल जाएगा, एम्पियर निकलेगा इसका, केवल एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से डायमेंशन फॉर्मूले भी आपको समझ में आए होंगे और टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक बच्चों दुआओं में